करते हैं और क्लास के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको एग्जाम में चाहिए होंगी वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्लास। ठीक है, एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल का मतलब नहीं है। क्लास होती क्या है? इन ऊप वी क्रिएट जनरल स्केच ऑफ फॉर ईच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। उनका हम एक जनरल स्केच क्रिएट कर लेते हैं हर एक ऑब्जेक्ट का जो हमारे सामने होते हैं, एंड देन वी क्रिएट डिफरेंट इंस्टेंसेस यूजिंग दिस स्केच। फिर उसको इस्तेमाल करते हुए हम उसके डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये कल मैंने बात की थी। ठीक है, और जितने भी हमने कहा था एक स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम क्लास क्रिएट की थी स्टूडेंट की, और फिर उसमें से हमने एक स्टूडेंट क्रिएट किया था। पहले उसका जनरल स्केच क्रिएट किया था कि उसमें कौन से फील्ड होंगे, कौन से मेथड होंगे, और फिर हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब एक तो हमने क्रिएट कर दिया था S1। अगर हम उससे एक और ऑब्जेक्ट S2 क्रिएट करते हैं तो S2 और S1 दोनों में जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, और जो उनके बिहेवियर हैं, दोनों सेम होंगे। ठीक है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा मोल्ड है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और अगर आप जावा की जुबान में बात करें तो क्लास इज एन एक्सटेंसिबल, मतलब एक ऐसा कोड है, टेम्पलेट है, प्रोग्राम कोड टेम्पलेट है जो एक्सटेंड हो सकता है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये एक प्रोग्राम कोड टेम्पलेट है, इट्स अ टेम्पलेट। ठीक है, प्रोग्राम कोड टेम्पलेट है जो कि एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंड हो सकता है, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और हम उन ऑब्जेक्ट को उनके इनिशियल वैल्यूज दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेट, कि उनकी स्टेट क्या है, और उन ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर्स हैं या इम्प्लीमेंटेशन है वो हम कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये जावा के लिए आपके पास हो गया, या किसी भी लैंग्वेज के लिए बात हो गई, और ये जनरली क्लास की बात कर ली कि क्लास होती क्या है। और इन चीज़ों को भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बिल्ड करती है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है या आपको क्लास में पूछा जाता है तो आपको ये जवाब देना है। देखें, ये एक मोल्ड है, एक सांचा है जिससे निकले हुए मुख्तलिफ कार्स हैं, जिसको हमने नाम दे दिया, मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, और फिर इनके कलर्स हैं डिफरेंट किस्म के। ठीक है, सांचा वही होगा, ब्लूप्रिंट वही होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट निकल सकते हैं उसमें से। जैसे हमने बात की थी, स्टूडेंट आपके सामने एक सांचा था, उसमें से हम डिफरेंट स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रूट के साथ डिफरेंट फ्रूट बना सकते हैं, और फोन का क्लास लेकर डिफरेंट फोन क्रिएट कर सकते हैं उसमें से हम। अगर हमने कभी क्लास को रिप्रेजेंट करना है अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और डॉक्यूमेंटेशन से मुराद ये है कि जब कभी आप टर्म रिपोर्ट जमा करवाओगे, या अभी आपने अपनी जो टर्म रिपोर्ट से मुराद है, आपने भी अपना कोई रिपोर्ट जमा करवानी है, असाइनमेंट जमा करवानी है, तो मैं कहता हूँ कि आप किसी सिनेरियो में मौजूद क्लास को कंसीव करें, उसको आप कंसीव करें कि वो क्लास किस तरह, क्लासेस कौन सी हैं उसके अंदर, उनकी एट्रीब्यूट कौन से हैं, ठीक है, और उनके ऑपरेशंस या उनके बिहेवियर्स कौन से हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार ये है कि आपने एक ट्राइंगल ले लेनी है इस तरह की। ठीक है, इसके आपने 3 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्से में क्लास नेम आ जाएगा। सर आपने स्क्रीन शॉट ली है सर? स्क्रीन शो नहीं की हुई? अच्छा सर जी, शेयर मैंने तो करें। अच्छा ठीक है, ओके। तो आपने उसको इस तरह एक टेबल ले लेना है, उस टेबल या ट्रायंगल ले लेनी है, उसके आपने 3 हिस्से कर देने हैं। एक हिस्से में क्लास नेम आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट है, कार है, ठीक है, कोई भी लैपटॉप है, कोई पर्सन है, यहाँ पे क्लास नेम आ जाएगा, यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट आ जाएंगे जो आपको चाहिए होंगे, और यहाँ पे उसके सारे ऑपरेशंस आ जाएंगे। ये इसकी नॉर्मल फॉर्म होगी। और अगर आपने कभी रिप्रेजेंट करना है उस क्लास को सप्रेस फॉर्म में, तो सिर्फ क्लास नेम नजर आएगा हमें, उसके बाकी 2 एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस नजर नहीं आएंगे। तो ये वो तरीका कि आपने क्लास को कंसीव किया तो कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर्कल की क्लास है, उसका नेम सर्कल है, उसके एट्रीब्यूट्स सेंटर और रेडियस है, और उसके जो मेथड या बिहेवियर्स हैं वो ड्रॉ है और कंप्यूट एरिया है। तो ये 3 चीज़ों पे क्लास, इसको आप क्लास डायग्राम कहते हैं, ये क्लास की डायग्राम है। ठीक है, इट्स अ डायग्राम ऑफ द क्लास, इट्स अ क्लास डायग्राम।
और अभी हम इसको मजीद भी एक्सटेंड करेंगे, इसके अंदर मजीद नोटेशंस ऐड करेंगे। इट्स अ क्लास डायग्राम, ठीक है। फिर पर्सन की क्लास है, पर्सन नेम है उसका क्लास का, नेम उसका एट्रीब्यूट है, एज एट्रीब्यूट है, जेंडर एट्रीब्यूट है, और ईट का बिहेवियर है और वॉक का बिहेवियर है। और इन दोनों की सप्रेस फॉर्म ये वाली है, सर्कल और पर्सन की फॉर्म में। जब क्लास को कोड करेंगे तो मैं कोड करके आपको बता भी चुका हूं। तो इसके जो दो हिस्से हैं, एक इसका आउटर हिस्सा है, ये वाला हिस्सा मैंने आपको वहां बताया था, ये वाला हिस्सा, और स्पेसिफिकली ये वाला हिस्सा, इससे आप कहते हो ये क्लास हेडर है। दिस इज क्लास हेडर, इस कर्ली ब्रैकेट के बगैर ये क्लास हेडर है, दिस इज क्लास हेडर, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो इनर पार्ट ऑफ द क्लास है। क्लास हेडर में दो कीवर्ड है, पब्लिक का कीवर्ड है, मतलब ये क्लास बाहर की दुनिया इस्तेमाल कर सकती है, आप किसी और क्लास में किसी और फंक्शन में इस क्लास को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास का कीवर्ड है कि ये क्लास है एक, और डॉग जो है वो इसका आइडेंटिफायर है, और जिसे आप क्लास नेम भी कहते हो, आइडेंटिफायर है ये कि क्लास का ये नेम होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफायर आ सकता है, ये यूजर डिफाइन हो सकता है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको इसका जो पहला लेटर है वो अपर केस में रखना है और बाकी लोअर में रखना है, ये जावा कन्वेंशन है, ठीक है। और इस क्लास से आप फर्दर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे ये डॉग के ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लास हेडर है जो बाहर से रैप की होती है, और स्पेसिफिकली उसमें क्लास का नेम लिखा होता है। फिर क्लास के अंदर, मतलब क्लास की जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर जो चीजें हैं वो फील्ड है। ये मैंने आपको फील्ड लास्ट टाइम बताई भी थी कि ये फील्ड है, जिससे मैंने इंस्टेंस वेरिएबल भी कहा था। ये जो है ये फील्ड है, दीज आर द फील्ड्स। इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं इसको, डेटा भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, और स्टेट भी कहते हैं, लेकिन उनके नाम आगे वेरी करते रहते हैं। फिलहाल आप इसको फील्ड कहेंगे, ये फील्ड्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आएंगे, अभी हम इसको पढ़ेंगे, और ये इसके मेथड्स हैं। कहाँ पे कौन सी चीज पहले रखनी है, जावा कोई आपको बाउंड नहीं करती है, चाहे आप इसको यहाँ लिख दें, चाहे आप इसको यहाँ पे लिख दें, कोई चीज मैटर नहीं करती है। लेकिन कन्वेंशन यही है जावा में कि पहले फील्ड लिखें, फिर कंस्ट्रक्टर लिखें यहाँ पे, और फिर यहाँ मेथड लिखें। ओके जी। तो व्हाट इज और फिर क्लास को चलाने के लिए हमारे पास एक क्लाइंट मेथड होता है, वो हमने देख लिया, ठीक है। फिर हम क्लास को एक मैसेज पास करते हैं, ये मैंने आपको बात बताई थी कि मैसेज करते हैं हम ऑब्जेक्ट को। जब हमने कहा था s1 डॉट सेट नेम, तो हमने s1 को सेट नेम का मैसेज पास किया, और उसमें हमने आर्गुमेंट दे दिया कोई भी, सपोज ABC, कि आपका नाम ABC है, और ये उसको हमने मैसेज पास कर दिया था। ये मैकेनिज्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। थ्रू मेथड हम उसको मैसेज पास करते हैं, जितने भी मेथड्स हैं, और ये बिहेवियर बताते हैं। व्हाट इज बिहेवियर देन? Behavior is how an object acts and reacts in terms of state change and interaction with the other objects. जब उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होगी, मतलब हम उसको जब एक्ट करेगा, जैसे अभी स्टूडेंट को हमने बात की थी कि वो सेट नेम होगा, गेट नेम होगा, अभी हम उसकी कोई अटेंडेंस ले सकते हैं, उसका रिजल्ट ले सकते हैं, ये सारे उसके बिहेवियर्स हैं। और इन बिहेवियर्स के थ्रू उसकी स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज यहाँ पे पर्टिकुलर बात ये की जा रही है कि जब आर एंड नो, उसमें जो वैल्यू है, अभी एक नाम पढ़ा, अभी एक रोल नंबर पड़ा हुआ है 1 2 3, अगर आप उसको RNO को 4 5 6 कर देते हैं, मतलब उसकी वैल्यू चेंज करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेट चेंज होगी, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होगी। स्टेट से मुराद ये है कि उसका डेटा की वैल्यूज चेंज होगी। ये जो वैल्यू थी पहले 4 5 1 2 3, फिर 4 5 6 होगी, तो उसकी वैल्यू, और ये सारी स्टेट चेंज होती हैं थ्रू मेथड्स। देखिए, तो पहले आपका ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया था, उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, ना RNO में कोई वैल्यू है, ना नेम में कोई वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जो कि RNO में 0 है और नेम में नल है, लेकिन जो ही हम क्लाइंट में गए तो हमने उसकी स्टेट चेंज कर दी। मतलब हमने RNO की वैल्यू 1 2 3 कर दी और नेम की वैल्यू उसामा कर दी, तो इस ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो चेंज होगी। पहले स्टेट डिफरेंट थी। पहले इस ऑब्जेक्ट को हम देखें तो इसकी जो स्टेट थी S1 की, जब ये क्रिएट हुआ है तो S1 की स्टेट थी ये थी कि RNO में 0 पड़ा हुआ था और नेम में पड़ा हुआ था नल।
जब हमने इसका मेथड कॉल किया तो इसकी स्टेट चेंज हो गई और RNO में 1 2 3 चला गया और नेम में उसामा चला गया। तो जब इनकी वैल्यूज चेंज होती है तो कहते हैं स्टेट चेंज हो गई है, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो गई है। ठीक है, ये समझ रहे हैं बात आप स्टूडेंट्स, समझ आ रही है? यस सर। ठीक है जी। और ऑपरेशंस अगेन वही है, and is some action that one object perform upon another or in order to elicit a reaction। ऑपरेशन वही है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं और आपको रिएक्शन मिलता है, आपको आउटपुट मिलती है। ठीक है, हम ऑपरेशन के लिए मेथड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और उनको हम कॉल नहीं करते हैं, मेथड को हम इन्वोक करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताए थे, ये हमने S1 के मेथड इन्वोक किए हैं। S1 डॉट सेट RNO इन्वोक किया है, S1 डॉट सेट नेम इन्वोक किया है। तो प्रॉपर वर्ड है मेथड को इन्वोक करना, मेथड को कॉल करना नहीं है। व्हाट इज अ मेथड? मेथड मैंने आपको लिख के भी दे दिया था, कुछ उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द क्लास, कि आपके पास जो क्लास की बेसिक फंक्शनैलिटी है वो क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो डिफाइन यहाँ पे होता है। उसके दो पार्ट हैं, एक हेडर का पार्ट है, एक बॉडी का पार्ट है। ठीक है, अच्छा, जो हेडर पार्ट है मेथड का, उसमें रिटर्न टाइप होगी इंटीजर, फ्लोट या वॉइड, कोई भी रिटर्न टाइप हो सकती है। उसका नेम होगा, जैसे हमने सेट नेम किया है, सेट रोल नंबर किया है, ये उसके नेम है। और पैरामीटर्स होंगे जो पैरेंथेसिस में आपके पास आएंगे। और कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे पब्लिक है या प्राइवेट है, जिसे हम एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। बॉडी के अंदर करली ब्रैकेट होगा और करली ब्रैकेट के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखी होगी। ये जनरल सिंटैक्स है मेथड लिखने का। स्कोप पब्लिक या प्राइवेट, टाइप मतलब उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कुछ भी आ सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कुछ भी आ सकता है। मेथड का नेम आ जाएगा, पैरामीटर लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप बॉडी ऑफ मेथड लिख सकते हैं। तो ये इसका जनरल कॉन्सेप्ट है। स्कोप से मुराद ये है, इंडिकेट दैट हु हैज द एक्सेस टू द मेथड। अगर ये इसका स्कोप प्राइवेट है तो वो क्लास के अंदर ही रहेगा, अगर इसका स्कोप पब्लिक है तो क्लास से बाहर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। फर्ज किया ये जो मेरे पास मेथड लिखे हुए थे, अगर मैं इन मेथड का स्कोप यहाँ पे, इनका स्कोप यहाँ पे अगर प्राइवेट कर दूं, सेट नेम को प्राइवेट कर दूं, तो ये जो मेथड है ये क्लास से बाहर, मतलब यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, ये सेट नेम यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। ओके, अगर आपने चला के देखना है तो आप इसको कोड में जाके चला के देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। एफ पे जाते हैं, ठीक है, और हम जावा सी स्टूडेंट क्लाइंट डॉट जावा लिखते हैं। हमारे पास पहले से मौजूद है ये क्लास पड़ी हुई यहाँ पे, इसलिए हम इसको और जावा सी स्टूडेंट क्लाइंट डॉट जावा, तो ये आपके पास क्लास क्रिएट हो गई। ठीक है, और स्टूडेंट जावा स्टूडेंट क्लाइंट, इसको मैं यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूँ, सेट नेम को प्राइवेट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जावा सी स्टूडेंट क्लाइंट डॉट जावा, तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा
कि जो सेट नेम का मेथड है ये प्राइवेट एक्सेस है इसकी, ये आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है इसको आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसको आपको पब्लिक ही करना पड़ेगा, तभी ये बाहर एक्सेस होगा। अच्छा, उसके बाद नेम है, नेम ऑफ द मेथड है, और नॉर्मली जावा में जो नेम ऑफ द मेथड है वो पहला लेटर आपका स्मॉल आता है और बाद में हर आने वाले हर लेटर कैपिटल आ जाता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेंगे, ठीक है। फील्ड सारे स्मॉल में आती है। कैमल नोटेशन भी कहते हैं इसे। जी एग्जैक्टली, कैमल केस कहते हैं उसको, कैमल केस कहते हैं, ठीक है। द मोस्ट जो मेथड का नेम है वो कैमल केस में आता है। कैमल केस में मुराद ये है कि आपके हर लेटर के अंदर एक हम्प आता है, फिर आप नया लो केस में तो फिर एक हम्प आता है, मतलब आप कोई नेम लिख सकते हो, यहाँ पे भी हम देखेंगे अभी कैमल केस का मतलब क्या है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वैल्यू फॉर स्कोप इज प्राइवेट, which means that method is available only within its own class. If other class need access it, scope should be public. ये हमने बात कर ली हुई है, ठीक है। रिटर्न वैल्यू, ये हमने बात कर ली, रिटर्न को हमने इस्तेमाल कर लिया है बिल्कुल सी प्लस प्लस। अगर आपके पास रिटर्न वैल्यू इस्तेमाल होती है, इसमें कोई और मसला नहीं है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जब भी हम मेथड को इन्वोक करते हैं तो पहले उसका ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, फिर मेथड नेम लिखते हैं और फिर आर्गुमेंट पास करते हैं, जैसे हमने s1 डॉट सेट नेम और फिर आर्गुमेंट में उसका नेम पास किया था, ठीक है। यहाँ तक आगे बात, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, ओवरलोडिंग से पहले एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर देखते हैं, और इसको मैं वापस इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी मुझे आपको समझाने में आसानी हो जाए, ठीक है। फिर मैं वापस माउस को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास क्लास है और इस क्लास का, ये मेरे पास क्लास है स्टूडेंट की और ये इसका एक क्लाइंट है, ठीक है। इसका मैंने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, किसका? स्टूडेंट क्लास का, ठीक है। मतलब इस क्लास की जो मेरे क्लाइंट के अंदर चीज आ रही है वो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये हम, अगर मैं इसको कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट। हालांकि इसको इंस्टेंशिएट बोलते हैं, लेकिन मैं इसको कंस्ट्रक्ट बोल देता हूँ, इंस्टेंशिएट बोल देता हूँ, क्रिएट करना बोल देता हूँ, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि मैं क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर इसलिए बोल रहा हूँ कि देखें, ये जो आपने स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट क्रिएट किया है, तो न्यू का मतलब ये है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो गई है। डायनामिक मेमोरी कितनी एलोकेट हुई है? जितनी आपके पास ये क्लास के अंदर वेरिएबल्स या मेथड है, जितने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल या मेथड है, उतनी मेमोरी आपको मिल गई है हीप के ऊपर। अब ये हीप क्या है? हीप एक मेमोरी का एरिया है, रैम का एरिया है, जहाँ पे आपको मेमोरी एलोकेट होती है डायनामिकली। तो आपको हीप पे एक मेमोरी एलोकेट हो गई है, जितने आपके ये क्लास में वेरिएबल्स हैं या जितने इसके मेथड्स हैं, आपको उतनी मेमोरी का ब्लॉक यहाँ पे एलोकेट हो गया है, एक ब्लॉक यहाँ पे एलोकेट हो गया है। उस ब्लॉक का जो रेफरेंस है, जो उसका एड्रेस है, उसका जो रेफरेंस या एड्रेस आप बोलते हैं, वो S1 में आ गया। तो एक एड्रेस ऑफ दिस ब्लॉक इज इन द S1। तो S1 आपके पास क्या है? ये रेफर कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को। इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में इस टाइम क्या है? इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में नेम है जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है, और RNO यानी कि रोल नंबर है, एक स्ट्रिंग टाइप का और एक इंटीजर टाइप का, और 4 मेथड जो हमने वहां पे लिखे हुए हैं वो सारे इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो S1 एक रेफरेंस बन गया। अब ये जो हीप एरिया, तो S1 कहाँ पे होगा? S1 एक और एरिया मेमोरी का होता है जिसे कहते हैं स्टैक। अब स्टैक और हीप में क्या फर्क है, इसको आप आने वाले कोर्सेज में भी आपके साथ वाज़ेह हो जाएगा। आप ये समझ लें कि अगर ये डायनामिक एलोकेशन हो रही है, डायनामिक, तो स्टैक वाले एरिया में जो एलोकेशन ऑफ मेमोरी या रैम हो रही है वो स्टैटिक हो रही है। स्टैटिक और डायनामिक में ये फर्क है कि आप शुरू से बता देते हो कि आपको इतनी स्पेस चाहिए। डायनामिक में आपको रन टाइम पे, ये कंपाइल टाइम पे आती है, दिस इज कंपाइल टाइम डिसीजन एंड दिस इज रन टाइम डिसीजन, कि आपको रन टाइम पे कितनी मेमोरी चाहिए होती है, ठीक है। तो S1 जो है वो यहाँ क्रिएट होगा, और ये S1 इस जगह को पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे आपका S1 का डाटा पड़ा हुआ है और उसका बिहेवियर पड़े हुए हैं। तो क्या वी कैन क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट? क्या हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? यस, हम एक और ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे आएंगे और स्टूडेंट की क्लास ले लेंगे, और S2 उसका
मेथड ले लेंगे और इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट जो आपने पहले क्रिएट किया था, और ये इसका मेथड S2 बन जाएगा। अब S2 जब आपके पास क्रिएट होगा तो इसी हीप एरिया में एक और ब्लॉक ऑफ मेमोरी आपको एलोकेट हो जाएगा, जहां पे भी होगा एक और ब्लॉक ऑफ मेमोरी, उसमें भी नेम आ जाएगा एक वेरिएबल, उसमें भी आर एंड नो एक वेरिएबल आ जाएगा, उसमें भी चारों मेथड आ जाएंगे, और यहाँ पे एक S2 एक और रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो कि इस एरिया को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं मैं इस एरिया में नेम के अंदर अगर उसामा रखवा देता हूं, और इस एरिया में नेम में उसामा रखवा देता हूं, और रोल नंबर में मैं यहाँ पे रोल नंबर के अंदर मैं 1 2 3 रखवा देता हूं, तो इस एरिया में मैं नेम के अंदर बिलाल रखवा सकता हूं और रोल नंबर के अंदर 4 5 6 रखवा सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है, ये अलग मेमोरी है और ये अलग मेमोरी है। समझ आ रही है आपको बात? ये हाँ जी। ठीक है जी। S1 इस S2 इस एरिया को पॉइंट कर रहा है मेमोरी के, और S1 इस एरिया को पॉइंट कर रहा है मेमोरी के, और इसमें अलग नेम और रोल नंबर है और इसमें अलग नेम और रोल नंबर है। इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख लें कि अगर मैं कहता हूँ कि जो S1 है उसको मैंने सेट कर दिया, अब मैं S2 को सेट करता हूँ। ठीक है गाइस, और मैं कहता हूँ S2 डॉट सेट रोल नंबर, और इसको मैं करता हूँ 4 5 6 रोल नंबर है, और S2 डॉट सेट नेम, और इसको मैं बिलाल कह देता हूँ। और फिर मैं ये दोनों आपके पास जो आउट की स्टेटमेंट्स हैं या आउटपुट की स्टेटमेंट है, इनको यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे S2 को प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे मैं S2 को प्रिंट करवाता हूँ, S2, और S2 का जो रोल नंबर है वो ये होगा, और S2 का नेम जो है वो ये वाला नेम होगा, और इसको मैं कंपाइल करता हूँ यहाँ पे जाके जावा सी स्टूडेंट क्लाइंट डॉट जावा। अगेन मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेव नहीं, शायद डुप्लीकेट क्लास स्टूडेंट क्लाइंट। अच्छा डुप्लीकेट हो रहा है, ये भी क्लाइंट है और ये भी क्लाइंट है। ठीक है, इसको अभी आप फिलहाल इसको मैं यहाँ से मेरे पास इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ फिलहाल यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से जाके इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये डुप्लीकेट ना मौजूद रहे स्टूडेंट क्लाइंट। ठीक है, अब इसको जाके मैं फाइल नॉट फाउंड स्टूडेंट क्लाइंट डॉट जावा। ठीक है, स्टूडेंट की फाइल है मेरे पास, स्टूडेंट क्लाइंट की फाइल नहीं है। अब सिर्फ एक फाइल इसका नाम है स्टूडेंट, और उसको मैं जावा करता हूँ, तो ये मेरे पास दोनों फाइल यहाँ क्रिएट हो जाएंगी, स्टूडेंट और स्टूडेंट क्लाइंट की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जब जावा करता हूँ जावा स्टूडेंट, तो देखिए आपके पास दो वेरिएबल यहाँ पे आने चाहिए, जावा स्टूडेंट मेन मेथड नॉट फाउंड इन जावा, मेन मेथड नॉट फाउंड, मेन मेथड है तो सही, स्टूडेंट का नाम। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसको मुझे पहले सेव एज करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट क्लाइंट, क्योंकि जिस फाइल में मेन का मेथड है उसी के मुताबिक हमें करना है उसको सेव। इसको मैं सेव एज करता हूँ एज ए स्टूडेंट क्लाइंट। शायद इस चीज की समझ आ रही है कि मैं क्यों कहता हूँ कि जिस क्लास में मेन मेथड होगा उस फाइल का नाम भी उसी क्लास पे होगा जिस क्लास में मेन मेथड होगा। तो क्योंकि मेन मेथड स्टूडेंट क्लाइंट के अंदर है तो उसका नाम भी स्टूडेंट क्लाइंट ही होना चाहिए जहां पे मेन मेथड है। ठीक है, अब जब इसको चलाएंगे जावा सी स्टूडेंट क्लाइंट डॉट जावा, जावा स्टूडेंट क्लाइंट, तो आप देखिए S1 का नेम 1 2 3 है, S1 का नेम उसामा है, S2 का नेम 4 5 6 है, S2 का नेम बिलाल है। मतलब दो अलग अलग मेमोरी एरियाज हैं, एक डाटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है और यहाँ से रिट्रीव हो रहा है, और एक डाटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है और यहाँ पे रिट्रीव हो रहा है। क्लियर है बात? ये जी स्टूडेंट्स, क्लियर है बात? ये यस सर। यस सर। किसी को कंफ्यूजन है मुझे पूछे इसमें।
तो हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और अलग अलग उनको मेमोरी एलोकेट कर दी, ठीक है। ये जावा के अंदर ये कैपेबिलिटी है। जो भी उसके रेफरेंसेस हैं वो स्टैक में होते हैं और जो उसकी डायनामिक मेमोरी है वो हीप में होती है। ऑलराइट, तो मैंने कहा था कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ने हैं। तो देखें, हमने जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1, तो मैंने कहा कि S1 जब मैंने क्रिएट किया है तो मेमोरी में क्रिएट होगा S1 और इसको एक RNO में 0 वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, और नेम में वैल्यू इसकी नल आ जाएगी क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल आती है। सेम आपके पास S2 है, तो S2 में आपके पास RNO में 0 वैल्यू आ जाएगी शुरू में, और S2 में नेम में वैल्यू नल आ जाएगी, ठीक है। लेकिन बाद में जब हमने इसकी स्टेट चेंज की तो RNO में हमने 1 2 3 रखा यहाँ पे और नेम में हमने उसामा रख दिया। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो यहाँ पे 0 की बजाय कोई वैल्यू आ जाए और नल की बजाय कोई वैल्यू आ जाए? ऐसा मुमकिन है? यस, इट इज पॉसिबल। वी कैन असाइन वैल्यू एट द क्रिएशन, एट द इंस्टेंशिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी वक्त हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ। जो ही ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा उसको हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज उसी वक्त असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी आपको मेथड चाहिए होंगे, और वो मेथड एक स्पेशल टाइप का मेथड है। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नो ऑब्जेक्ट of class can be created without this special method called constructor। तो अभी तो हमने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक स्पेशल मेथड है जो कहलाता है कंस्ट्रक्टर, जिसके बगैर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो हमने वो कंस्ट्रक्टर यहाँ लिखा नहीं है, कोई मेथड लिखा नहीं है, फिर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हियर, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कि here Java is using its default constructor to construct the object। Java अपना default constructor यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सके। अब अगर आपको डिफॉल्ट नहीं चाहिए और मैं चाहता हूं कि जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे RNO है या नेम है, इसको मैं जब भी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइन 40 पे या लाइन 41 पे जब भी ये क्रिएट हो तो तभी इनको वैल्यू असाइन हो जाए, जब यहाँ पे ये इंस्टेंशिएट हो, ठीक है। मेरा पर्पस समझ रहे हैं कि जो ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, इंस्टेंशिएट हो, जो ही ये कंस्ट्रक्ट हो, उसी वक्त आप इसको वैल्यूज असाइन कर दें। तो आपको चाहिए होगा एक स्पेशल मेथड, ठीक है, एक स्पेशल मेथड जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर public if we want to have other classes and method to access it। अगर आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट होगा तो उसका स्कोप क्या होगा, इसके अंदर ही होगा, स्टूडेंट के अंदर होगा। अगर हम उसका स्कोप पब्लिक कर देंगे तो क्या होगा, अब ये जो हम जो मेथड लिखने जा रहे हैं स्पेशल टाइप का, उसका जो स्कोप है वो इस क्लास से बाहर भी चला जाएगा, वो इस क्लास से बाहर भी एक्सेस होगा। आप ऐसी क्लासेस देखोगे जिनका जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट होंगे, इसका मतलब ये है कि बाहर वो क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर must not have any return type। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें यहाँ पे आपने कभी वाइल लिखा था, कभी आपने इंटीजर लिखा था, कभी आपने यहाँ स्ट्रिंग लिखा था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज लिखनी नहीं पड़ेगी आपको, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल मेथड है जिसका पर्पस ही सिर्फ ये है कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आप देखें, द कंस्ट्रक्टर must have same name as of the class। जो क्लास आप जिसमें आप ये क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हमने तो और नाम दे दिए हैं, सेट RNO, सेट नेम, गेट नेम, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो इस क्लास का नेम होगा, क्योंकि इसका पर्पस ही ये है कि जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो तब ये आपको हेल्प करेगा। मतलब रिटर्न टाइप कोई नहीं है, स्कोप पब्लिक है,
नाम क्लास वाला नाम है और बाकी सारी फॉर्मेलिटी वही है जो किसी भी मेथड के अंदर होती है कि पैरेंथेसिस बंद है और क्लोज है और ओपन है क्लोज है और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज है। गॉट इट जी? तो ये आपने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया इस क्लास का। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात आपको? हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो आपके पास मौजूद था उसके अलावा एक कंस्ट्रक्टर अपना क्रिएट कर दिया। हालांकि ये वैसा ही है जैसा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके पास काम कर रहा था, ये बिल्कुल वही काम करेगा, इसका कोई वो नहीं है आपके सामने, अपैरेंटली अभी कोई फायदा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? जी स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रही है आपको? कंस्ट्रक्टर सर हेल्प कैसे करेगा ऑब्जेक्ट्स बनाने में? ये इसका जावा का बाय डिफॉल्ट का जो फंक्शन है कि नो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन बी क्रिएटेड विदाउट दिस स्पेशल मेथड कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कोई ऑब्जेक्ट इसके बगैर क्रिएट हो ही नहीं सकता ना, लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं तो जावा डिफॉल्ट आपको दे देती है। अब आपने लिख दिया है तो ये काम करेगा आपका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। किस तरह काम करेगा वो हम देखते हैं। देखें, हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये लाइन नंबर 48 और लाइन नंबर 49 के ऊपर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, तो हमने यहाँ पे कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी है उसको। हम कहते हैं कि हमें एक S1 दे दो और S1 एक खाली एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी होगा जहाँ पे ये पॉइंट करेगा और वहाँ पे RNO की जो डिफॉल्ट वैल्यू है, जो नेम की डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास रहेगी। अब हम चाहते हैं कि भाई हमें RNO की और नेम की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हम उन वैल्यूज को कुछ और वैल्यू देना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब भी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी वक्त उनको वैल्यू एलोकेट हो जाएंगी। वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू आप यहाँ पे इंटीजर एक वैल्यू दे दें और RN कह दें और स्ट्रिंग एक वैल्यू दे दें और इसको NM कह दें। और जहाँ कंस्ट्रक्टर की बॉडी में आप लिख दें आके कि ये जो आपकी RNO फील्ड है, ये जो RNO फील्ड है, इसको अंदर आप RN स्टोर करवा दें। RN से मुराद ये है कि ये जो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है, ये कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है और इस स्पेशल कंस्ट्रक्टर को आप कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर Excuse आप me, sir. पैरामीटर्स, जी जी सर ये जो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको वैल्यू देंगे, ये हम बाद में इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इनिशियलाइजेशन अगर आपको नाम दे दी गई है, आपको नाम रोल नंबर दे दिया गया है, सपोज आपका रोल नंबर 120-BSCH-19 है और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हो जाता है कि आपको रोल नंबर में आ रहा है, किसी के रोल नंबर में आ रहा है, तो दैट इज बाउंड टू चेंज। हम जो इनिशियल वैल्यू देते हैं वो बाद में बदल सकती है। ठीक है, या कोई किसी का नाम गलत एंटर हो गया यूनिवर्सिटी डाटाबेस के अंदर, तो वो चाहता है तो वो नाम चेंज हो जाएगा। इनिशियल जो नाम है उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, राइट? तो ये हम इनिशियल वैल्यू देते हैं एट दिस टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम NAME जो आपका ये फील्ड है NAME, इसको हम ये जो पैरामीटर की वैल्यू है ये दे देंगे इक्वल्स टू NM दे देंगे और ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब एक और चीज यहाँ पॉइंट नोट कर लें कि we मतलब यूजर, हम प्रोग्राम में we create constructor in our class Java do not provide the facility of default constructor anymore। जो ही आप अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो जावा के पास जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको दिया गया था, यहाँ जो आपको प्रोवाइड किया गया था, वो अपनी सूरत आपसे वापस ले लेगा कि भाई अब आप अपने कंस्ट्रक्टर खुद डिफाइन करें। अब मैं आपको कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा कि जब भी अब ये ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हो रहे थे लेकिन अब ये क्रिएट नहीं होंगे। इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि अब क्या एरर आएंगे। अब जावा से कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या नाम था फाइल का? स्टूडेंट क्लाइंट था, स्टूडेंट क्लाइंट .java। तो अब आपके पास ये देखें, ये जहां जहां आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था न्यू की जगह पे ये मेरा here Java is using the default its default constructor to construct the object। ठीक है, error cannot applied to given types। ये देखें जहां जहां आपका न्यू था वहां वहां आपके एरर आ रहे हैं।
कि भाई आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अब हम आपसे सूरत वापस ले रहे हैं, अब अपना कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करें। समझ आ रही है? ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, इसकी टाइप थी पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी टाइप थी पैरामीटर लेस। ये पैरामीटर इसके अंदर कोई नहीं है, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। दिस वाज पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। तो अब आपको वो सूरत आपसे वापस ले ली गई है। अब आप क्या करोगे? एक तो आपका काम ये हो सकता है कि जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया हुआ है, आप चाहते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट आज के बाद इस तरह बिल्ड होगा कि उसमें एक पैरामीटर रोल नंबर आएगा, एक पैरामीटर नेम आएगा, और वो पैरामीटर हम इन फील्ड को वैल्यू असाइन कर देंगे। तो हम या तो ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे रोल नंबर 1 2 3 कर दें S1 के साथ, और इसका नेम उसामा कर दें, वही काम जो हमने पहले किया हुआ है। और यहाँ हम इसका रोल नंबर 4 5 6 कर दें, और यहाँ पे इसको बिलाल नाम कर दें, वही काम जो हमने पहले भी किया हुआ है। अब क्या होगा? जो ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा लाइन 51 52 के ऊपर, जो ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मेमोरी के अंदर S1 बनेगा। S1 को बनते ही साथ ही R1 में 0 की बजाय क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 2 3 आ जाएगी। और नेम की बजाय, नल की बजाय क्या वैल्यू आ जाएगी? वहां पे उसामा आ जाएगी। और जो ही S2 बनेगा मेमोरी में, तो वहां पे भी R1 में 0 की बजाय आ जाएगा 4 5 6, और नेम की जगह पे आ जाएगा बिलाल। अब एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको ये वैल्यू मिलना शुरू हो गई है। क्लियर है स्टूडेंट ये बात? यस सर। यस सर। लेकिन क्या हम यहाँ पे अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि जो पैरामीटर लेस हो? देखें, आप इसको कंपाइल करके देखें तो आपको जावा सी स्टूडेंट क्लाइंट डॉट जावा, तो अब ये कोई एरर आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मल लिस्ट न्यू स्टूडेंट, आपके पास S2 में कुछ आ रही है वैल्यूज, 4 5 6 बिलाल आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग नेम में नेम की वैल्यू आ रही है पब्लिक स्टूडेंट। ऑलराइट स्टूडेंट, आपके पास ये सेव नहीं थी फाइल गालबन, इसलिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, इसको सेव किया तो अब ये चल जाएगा। ठीक है, और जावा स्टूडेंट क्लाइंट, तो आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट फिर से, मतलब आपका कोड फिर से ठीक चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या हम इसको बगैर उसके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं कंस्ट्रक्टर लिखने की, और कंस्ट्रक्टर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी है कि आप यहाँ पे अब जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपसे स्टूडेंट ले ली गई है, लेट्स पुट इन आवर ओन पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर act as default constructor। ठीक है, तो क्या होगा? आप सिर्फ लिखोगे पब्लिक स्टूडेंट और खाली ब्रैकेट, और ये कुछ भी नहीं लिखा आपने। ये जो आपके पास है ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो आपने लाइन 25 पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर आके अब एक S3 आप बना सकते हो, स्टूडेंट S3 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे आप कोई पैरामीटर ना दो। अब आप देखें तो जब ये क्रिएट होगा तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो 1 2 3 और 4 5 और उसामा होगी। जब ये क्रिएट होगा, S2 क्रिएट होगा, तो इसकी वैल्यू 4 5 6 और बिलाल होगी। जब S3 क्रिएट होगा तो उसकी वैल्यूज में क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यूज में RNO में क्या आ जाएगा? 0 आएगा, और नेम में क्या आ जाएगा? वहां पे नल आ जाएगा। ठीक है, तो इनको आपने इनिशियलाइज करते हुए वैल्यू साइन कर दी, और इसको आपने इनिशियलाइज। जी बेटा। सर ये कंस्ट्रक्टर भी हमारे एक तरह से मेथड्स की तरह ही हैं, और मेथड्स हमारे ओवरलोड हो सकते हैं। क्या कंस्ट्रक्टर हमारे ओवरलोड हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं ओवरलोड ही कर रहा हूँ। ये अगर आप देखो तो मैं कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड ही कर रहा हूँ। मेरे पास इसका नाम भी स्टूडेंट है और इसका नाम भी स्टूडेंट है। दोनों में फर्क क्या है? इसमें पैरामीटर्स हैं और इसमें पैरामीटर के बगैर है। अब लेट्स बिल्ड अनदर कंस्ट्रक्टर। लेट्स बिल्ड एन अदर कंस्ट्रक्टर is only name, and we will leave number its default value।
सिर्फ हम नेम को इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे रोल नंबर को डिफॉल्ट वैल्यू पर देते हैं। तो फिर आपका होगा पब्लिक स्टूडेंट, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग एन नेम कर देते हैं, स्ट्रिंग नेम। और स्ट्रिंग नेम के अंदर जब हम जाएंगे तो NAME जो आपकी फील्ड है उसको हम NM असाइन कर देंगे। अब ये एक और कंस्ट्रक्टर आपके पास बन चुका है, ये 2 पैरामीटर के साथ है, ये पैरामीटर लेस है और ये 1 पैरामीटर के साथ है। अब इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जाकर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे S4 स्टूडेंट, S4 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। लेकिन इसको हम सिर्फ उसामा या इसको हम कोई अली वैल्यू असाइन कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो S4 बनेगा उसकी एक वैल्यू तो हमने असाइन कर दी है, उसका नेम तो हमने अली असाइन कर दिया है, लेकिन उसमें रोल नंबर का आपके पास क्या होगा, 0 होगा। तो at the time of initialization of the object, what you call a method, और वो मेथड उसको वो भी डिफॉल्ट वैल्यूज दे देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू? जी स्टूडेंट, कोई यहाँ पे मसला अगर आपको हो तो? सर हम नीचे S1 डॉट जो उनका नेम है उधर से नाम खत्म कर दें तो फिर भी आएगी वैल्यू? अगर हम S1 डॉट क्या करते हैं, ये जो हमने पहले भी तो इनिशियलाइज कराई थी ना वैल्यू बिलाल वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पहले हमने जो इनिशियलाइज की थी ये हमने मैसेज पासिंग के थ्रू की थी। अब हमने कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन के टाइम पे की हुई है। ये पहले तो क्रिएट किया था। जी जी, ये अगर इसे खत्म भी कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ऊपर वो नाम वगैरह शो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप इसको यहाँ पे ना भी करेंगे तो S1 इनिशियलाइज हो चुका है और उसकी वैल्यू यहाँ इनिशियलाइज हो चुकी है। ठीक है, अब आप देखें S1 इनिशियलाइज हो चुका है, S2 भी इनिशियलाइज हो चुका है। सिर्फ मैंने यहाँ पे इस दोनों को खत्म कर दिया। दोबारा आपको फाइल कंपाइल बताता हूँ, जावा सी student.java और जावा स्टूडेंट क्लाइंट। तो देखिए, हालांकि मैंने वो दोनों मेथड यहाँ से खत्म कर दिए हैं, मैसेज पासिंग नहीं कर रहा, फिर भी आपके सामने वो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू इनिशियलाइजेशन टाइम के टाइम उसको एलोकेट हो चुकी थी। जी सर, थैंक यू सर। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग कंस्ट्रक्टर होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये आपको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। कंस्ट्रक्टर की टाइप हमने बना ली ना, एक कंस्ट्रक्टर जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट हम दोनों पैरामीटर दे सकते हैं, एक जिसमें हम एक पैरामीटर दे सकते हैं, एक जिसमें हम कोई पैरामीटर नहीं दे सकते हैं। तो ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट प्रोग्राम के अंदर कि आप किस किस्म का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। ठीक है ना, आप ये भी बना सकते हो, इस किस्म का बना सकते हो। अब आप एक S5 बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट S5, और उस 5 को मैं बनाना चाहता हूँ न्यू स्टूडेंट, और उसको मैं इस टाइप को बनाना चाहता हूँ, उसमें वैल्यू जाए, तो मैं इसको 890 और कोई नाम सपोज काशिफ उसका नाम दे देता हूँ। अब ये एक और टाइप का है, मैं कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, जितने मेरे पास कंस्ट्रक्टर मौजूद है उतने टाइप का मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सर ये जो सारा कोड आपने लिखा है ये सेंड कर दीजिए। जी जी। तो ये जो हमारे पास मेथड थे, मैंने आपको कहा था गेटर सेटर मेथड, इनका एक और नाम भी है। ये जो सेटर वाले मेथड है, ये सेट वाला और ये सेट वाला मेथड है, इसको कहते हैं म्यूटेटर, इनको म्यूटेटर भी कहते हैं। इनका एक और नाम है इन मेथड का, इनको कहते हैं सेटर भी कहते हैं और म्यूटेटर भी कहते हैं। और ये जो गेटर वाले मेथड है, ये जो गेटर वाले, इनको आप एक्सेसर भी कहते हैं और गेटर भी कहते हैं। कभी ये नाम आपके सामने आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इनको एक्सेसर कहते हैं और इनको म्यूटेटर कहते हैं। ये मेथड के जनरल नाम होते हैं कि आपने म्यूटेटर लिखा या आपने गेटर सेटर मेथड लिखे है कि नहीं लिखे। यही बात यहाँ पे की गई है कि एक्सेसर मेथड कौन से हैं, जहाँ से आप मालूमात गेट करते हो, और म्यूटेटर मेथड कौन से हैं, जहाँ से आप मालूमात चेंज करते हो। ये म्यूटेटर है जहाँ पे आप वैल्यू चेंज करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन अब जो हमारे जिस तरह हम काम कर रहे हैं जावा में उसमें ले जाते हैं इसको। तो क्लास स्टूडेंट को मैं ये इसको लेके, जो मेरे पास स्टूडेंट क्लास है, इसको हम लेंगे और हम इक्लिप्स में चले जाएंगे और वहाँ स्टूडेंट क्लास में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको मैं उसकी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे भी दिखा दूँ। System is bit slow. ऑलराइट जी, ये स्टूडेंट की क्लास है मेरे पास। इसमें मैं वो कोड, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ पहले, क्योंकि इसमें भी मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर कर दूँगा। राइट, तो पहले मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ और फिर मैं अपनी स्टूडेंट क्लाइंट से इसको लेके